अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले जो लेक्चर लिया उसके अंदर हमने देखा कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उन नेफ्रॉन्स के अंदर जो फिजियोलॉजी है उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था हार्मोनल कंट्रोल एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब स्टूडेंट्स अगर किडनी के ओवरऑल फंक्शन के ऊपर हम गौर करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द किडनी, अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन, we will come to know kidney is an organ that is working for the osmoregulation। यानी सवाल ज़हन में आता है ना कि क्या किडनी का एक्सक्रीशन के अंदर रोल परफॉर्म करते हुए कहीं कोई ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल है? यस स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि तीन बड़े फंक्शन हो रहे थे, एक है फिल्ट्रेशन, एक है रीअब्जॉर्प्शन और एक है सेक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद अगर किडनीज जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ना करते तो ऑस्मो रेगुलेशन ना होती, लेकिन वो कंजर्व करते हैं वाटर कंटेंट को और सॉल्यूट्स को, वो वाले सॉल्यूट्स जो नेसेसरी है बॉडी के लिए उनको बचा लेते हैं, और जो पानी की मिकदार बॉडी के लिए जरूरी है उनको बचा लेते हैं, और बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। In this context, we can say that kidneys are osmoregulatory organs of the body। अब स्टूडेंट्स इस किडनी के साथ काफी सारे डिसऑर्डर्स भी रिलेटेड हैं। यानी अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि किडनी को प्रॉब्लम आ रहे हैं किडनी स्टोन बन जाने का या किडनी फेलियर का। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे कहलाते हैं किडनी डिसऑर्डर्स। अब जो जनरल डिसऑर्डर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। मसलन मैं ये कहता हूं कि हम जो फूड ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उस फूड में से एक कैल्शियम का कंटेंट, सो कैल्शियम जो है ये भी किडनी स्टोन का बायस बनता है, और ऑक्सलेट्स जो होते हैं, ऑक्सलेट्स भी जो है वो किडनी स्टोन का बायस बनते हैं। सो जितनी भी ये हम ग्रीन वेजिटेबल्स जानते हैं, आप लोगों ने पालक का नाम सुना हुआ है, आप लोगों ने साग का नाम सुना हुआ है, दीगर कई एक चीजों के लीव्स को जब हम एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और ऑक्सलेट्स खास तौर पर स्टूडेंट्स ये जो टोमेटो हम लोग यूज करते हैं, टोमेटो के अंदर ऑक्सलेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। सो इन चीजों का जो फ्रीक्वेंट इस्तेमाल हम लोग करते हैं उससे क्या मामला होता है, वो जो कैल्शियम बॉडी की रिक्वायरमेंट से इलावा होता है, जब फिल्ट्रेशन होती है तो जाहिर है वो फिल्ट्रेट के अंदर कैल्शियम इकट्ठा होते होते वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उसके लिए काम हुआ क्या था? बेसिकली हुआ था हाइपरकैल्सीमिया। So high level of calcium content in the body, so at filtration it is changed into the stones, so hypercalcemia हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सलेट्स होते हैं उनके साथ हाइपर ऑक्सलेरिया भी हो जाता है। सो हाइपर ऑक्सलेरिया और हाइपरकैल्सीमिया ये दो बहुत बड़े डिसऑर्डर्स हैं किसी भी किडनी के अंदर स्टोन बनाने के लिए। सो ये स्टोन जब बनेगा तो अब किडनी का वो जो फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन वाला सारा का सारा फिजियोलॉजिकल वर्क है ये डिस्टर्ब होगा, और अगर वो डिस्टर्ब होता है तो खुदा न खास्ता कहीं उस स्टेज पे भी जाया जा सकता है कि किडनी फेलियर की तरफ चला जाए। स्टोन्स के जरिए भी फेलियर हो सकता है, बाकी अवामिल भी उसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन आइए ये देखते हैं कि किडनी के अंदर स्टोन्स जो हैं वो किस किस अंदाज से और कितनी तरह के बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी कैटेगरी है कैल्शियम ऑक्सलेट्स।
सो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है स्टूडेंट, ये वाले स्टोन्स अबाउट 70% बनते हैं। सो 70% कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन किडनी के अंदर बन जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स कैल्शियम फास्फेट जो है ये स्टोन भी बन जाते हैं अबाउट 15%, 15% कैल्शियम फास्फेट। और आपने सुना होगा एक और नाम, दैट इज यूरिक एसिड, वेरी वेरी पॉपुलर सब्सटेंस स्टूडेंट्स। इससे भी कोई 10% के नजदीक किडनी के अंदर स्टोन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। सो कैल्शियम ऑक्सलेट 70%, कैल्शियम फास्फेट 15% और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स या स्टोन्स ये अप टू 10% बन जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ दीज स्टोन्स आर प्रेजेंट विद इन द किडनी दे कैन डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन्स एंड लीड टुवर्ड रीनल फेल्यूर। किडनी के फेल्यूर की तरफ ये बात आ जाती है और खुदा न खास्ता किडनी का फेल्यूर हो जाता है तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस उस किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, या एक और तरीकाकार है कि ब्लड को उन सब्सटेंसेस से जिनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजन मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको साफ किया जाए। वो साफ करना क्या कहलाता है? डायालिसिस, जिसको उर्फ आम में आप लोग डायालाइसिस भी पढ़ते हैं। सो दिस इज आल्सो टर्म्ड डायालिसिस। दिस इज आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। लेकिन इससे पहले जो हमने किडनीज को डिस्कस किया, तो किडनीज के अंदर स्टोन्स अगर बन जाते हैं तो स्टूडेंट्स उन स्टोन्स को रिमूव करने के लिए आप लोगों ने सुना होगा लिथोट्रिप्सी किया जाता है। सो लिथो मैंने स्टोन्स और ट्रिप्सी का मतलब होता है उनको तोड़ना। सो लिथोट्रिप्सी जो है वो दो तरह से हो सकती है, ये सर्जिकल रिमूवल भी हो सकता है और ये यूज ऑफ रेडिएशन भी हो सकता है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स बॉडी के ऊपर गिराई जाती हैं, यानी हमारी बॉडी के ऊपर उस जगह को एक्सपोज करके जहां किडनीज मौजूद हैं, आपको पता है ये पेरिटोनियल कैविटी की पिछली साइड पे मौजूद है। सो रेडिएशंस का फोकस किया जाता है in order to break the stone present among the kidneys. So ये यूज नॉन सर्जिकल है उन स्टोन्स को तोड़ने के लिए जिसको गुर्दे की पथरी कहा जाता है, यूज ऑफ रेडिएशन। और एक सर्जिकल रिमूवल है कि बाकायदा सर्जरी करके काट के ऑपरेशन करके उनको रिमूव किया जाता है। अब अगर ये किडनीज रिकवर हो जाते हैं तो ये प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। और अगर ये रीनल फेल्योर की तरफ बात चली जाती है तो स्टूडेंट्स इस जगह पे आके हमें वो जो पहले मैंने आपको बताया डायालाइसिस करना पड़ती है। सो डायालिसिस दो तरह से ऑपरेट किया जाता है। ये मेथड आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, इसको दो तरह से ऑपरेशन मेथड के ऊपर किया जाता है। नंबर 1 इसके अंदर है हीमोडायालिसिस। सो हीमो का मतलब होता है ना ब्लड, आप लोग जानते हो। तो हीमोडायालिसिस का मतलब होता है कि बॉडी से ब्लड रिमूव किया जाता है और उसको डायलाइजर मशीन में से गुजारा जाता है। वहां जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज उस डायलाइजर फ्लूइड में आ जाती हैं और वो ब्लड दोबारा पेशेंट की बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। सो बिकॉज दिस मेथड कॉल्ड हीमोडायालिसिस इज ऑपरेटेड particularly on the blood of the patient, removed outside treated and returned back to the patient's body. So this is called hemodialysis. अब दूसरा डायलिसिस होता है ये जो हमारी चेस्ट कैविटीज के नीचे अगर जाकर देखें तो पेरिटोनियल कैविटी होती है। अगर उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जिसको पेरिटोनियम भी कहते हैं, उसमें ये वेस्ट मटेरियल अकमुलेट होने लग जाए तो
अब वहां से उन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या कहा है स्टूडेंट्स? सो पेरिटोनियल डायलिसिस ये पेरिटोनियम कैविटी के अंदर किया जाता है, यानी ये उस पेशेंट की बॉडी के बाकायदा अंदर ऑपरेट किया जाता है। इफ दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी, सो इसके अंदर डायलाइजर फ्लूइड भेजा जाता है। वो डायलाइजर फ्लूइड सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को जज़ब कर लेता है और फिर यही फ्लूइड बॉडी से रिटर्न बैक कर लिया जाता है। लिहाजा ये ट्रीटमेंट पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। और जो मैंने पहले आपको बताया, ये स्टूडेंट डायलिसिस जो होता है, चूंकि ये पेशेंट की बॉडी से ओवरऑल ब्लड रिमूव किया जाता है, डायलाइजर मशीन में से गुजारा जाता है और उसको साफ करके दोबारा पेशेंट की बॉडी को लगाया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब स्टूडेंट्स एक ऐसा मामला भी इसके अंदर आता है जिसको कि हम लोग ये जानते हैं कि किडनी बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज के ऊपर आ गया जब इसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं रीनल फेलियर और यूरेनिया और एंड स्टेज। सो व्हाट इज एंड स्टेज? जब मुकम्मल किडनी काम छोड़ जाते हैं, सो इस चीज को कहा जाता है रीनल फेलियर और एंड स्टेज। सो स्टूडेंट एंड स्टेज के ऊपर फिर एक ही ऑप्शन है कि किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। अब ट्रांसप्लांट करने के लिए काफी सारी मेथोडोलॉजी है। एक डोनर चाहिए जो अपना किडनी डोनेट करे और एक रेसिपिएंट चाहिए। फिर स्टूडेंट इसकी टिश्यूज के अंदर रिजेक्शन ना हो, इस चीज को भी देखा जाता है। So this end stage is also known as uremia. So whenever this stage occurs, only and only option is kidney transplantations. So students, kidney transplant होने के बाद आया कि टिश्यू रिजेक्शन होती है या नहीं होती, ये चीज फिर डिपेंड करती है दोनों डोनर और रेसिपिएंट के टिश्यूज के टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये ट्रांसप्लांटेशन कामयाब है या नहीं है। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि किडनी के साथ डिसऑर्डर्स हैं और उन डिसऑर्डर्स के अंदर हमने देखा किडनी स्टोन फॉर्मेशन, जिसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया की बात की, हाइपर ऑक्सलेरिया की बात की, या हमने कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट और यूरिक एसिड के स्टोन्स की बात की, लिथोट्रिप्सी की बात की फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। फिर स्टूडेंट्स उसके साथ हमने ये भी देखा है कि एंड स्टेज क्या है और डायलिसिस क्या है। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर ओवरऑल थर्मोरेगुलेशन डिस्कस करेंगे। यहां तक का जो आपके ये चैप्टर का पोर्शन है, ये पार्ट ऑस्मोरेगुलेशन को डील करता है। सो थर्मोरेगुलेशन के लिए इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के अंदर डिस्कशन होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा।